Good morning, dear students, buddies, pupils. No. How are you? I hope that all of you will be fit and fine. Today, there is going English literature class, just like a interesting poet, as a modern English poet, Walter de la Mare, an epitaph. Dear, in the previous class, we discussed about English literatures, ages. I mean, we have a question that what is literature? I told you about literature. This word literature has lots of definitions, just like first, literature anticipates life. Literature is the voice of the era. I mean, in every second we get the incidents via all the creatures on this earth. I mean, not only man, but also birds, animals, trees, mountains, and all the parts, just like artificial or natural, belonging to, I mean, every poet takes the clues about natural things or human incidents, human life incidents, then wrote literary forms as poem, essay, drama, novels, etc. so on. Literature, in English literature, we told in the previous class, started in the age of Geoffrey Chaucer. You know about Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is regarded to be the father of English literature, English poetry, and grandfather of English novel. In that age, William Langland, John Fox, and some poets. Sorry for disturbance. After Geoffrey Chaucer, we got the age of 15th century. उसके बाद हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, वो कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का एज. आई मीन, जब इंग्लैंड के गद्दी पे महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जब बैठी थी, आई मीन अबाउट 1557, दैट वाज द गोल्डन पीरियड in English literature. We had William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Lyly, नासे, ग्रीन, पीले, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी वीट्स. हमने ये सब जो है महान जो है भूति हमने इस एज में जो है पाया. और जो वर्ल्ड फेमस जो हैं इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में, वो विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, जो इसी एज में, एलिजाबेथ के एज में जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था. दुनिया आज शेक्सपियर को भले जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि शेक्सपियर थोड़ा क्रिस्टोफर मार्लो से थोड़ा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा है, इसलिए मार्लो के पीछे छोड़ते हुए शेक्सपियर जो है आगे निकल गया था. लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो मार्लो जो है रियल हीरो था इंग्लिश लिटरेचर का. उसके बहुत सारे क्रिएशन का नकल करके जो है शेक्सपियर साहब जो है आगे निकल गए. उसके बाद हम लोग मेटाफिजिकल एज को देखे, जस्ट लाइक उसके बाद द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, जिसमें जॉन ड्राइडेन साहब का नाम जो है बड़े ही मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में. उसी में आप जॉन मिल्टन को देखिए ना, वैसे कभी
जो जिसका पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड इतना पॉपुलर हुआ दुनिया में। उसके बाद देखिए हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप को देखा, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन का, और उसी पीरियड में जो है हम लोग रोमांटिक एज से भी ना दो चार हाथ हुए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का काल, जिसमें जॉन किट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन ना, विलियम ब्लैक, एस टी कॉलरीज, ये सब जो है पोइट्स जो है रोमांटिक जो है पोइट्स में गिने जाते हैं। उसके बाद 1837 के आसपास इंग्लैंड की गद्दी पे जो है वो क्वीन विक्टोरिया बैठी ना, और उस समय हमारा भारत गुलाम था, तो वो हमारी भी महारानी थी देश की, जो कोलकाता में क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियल हॉल भी बना हुआ है। तो उस एज का नाम विक्टोरियन एज रखा गया, जिसमें लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग ना, जी.बी. शॉ, ये सब जो है मशहूर थे राइटर्स। उसके बाद हम लोग मॉडर्न एज में प्रवेश किए। मॉडर्न एज में गिने चुने ऐसे पोइट्स हैं जिसको अलग अलग जोन के लिए जाना जाता है, जैसे रूपर्ट ब्रूक साहब हैं, जिनको वार पोइट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है डियर कि मॉडर्न एज में 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वार्स हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक और 1939 से 45, जिसमें उस युद्ध पे आधारित जो भी कविताएं लिखी गई उसे हम वार पोएम्स, और जो लिखे उसको वार पोइट्स के रूप में जानते हैं। लेकिन उससे हट के हमारे वाल्टर डीला मेयर साहब थे ना, इनको हम वार पोइट नहीं कह सकते हैं। वाल्टर डीला मेयर इज रिगार्डेड टू बी अ मॉडर्न इंग्लिश पोइट ना। इनके प्रोफाइल के बारे में अगर हम जानें तो वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न इन 1873 एंड बर्थड हिज लास्ट इन 1956। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेट ऑफ बर्थ और इनका जो मृत्यु जो डेट है, ये बिहार बोर्ड में 2 साल लगातार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि वाल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ, तो 1873, और ठीक अगले साल यानी 18 में 19 में जो है पूछा गया उनकी मृत्यु का डेट 1956। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। आगे नेक्स्ट देखें तो मॉडर्न पोइट हैं, ठीक है। प्लेस के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के केंट में जो है चार्ल्टन विलेज में जो है इनका जन्म हुआ था ना। अब कहिएगा सर कि हम इसका प्रोफाइल जो है पोइट का जानना ज़रूरी है या नहीं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका लाइफ का जो प्रोफाइल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एंड द मोस्ट important thing that Walter de la Mare lost his father when he was 4 years old, only 4 years old। जब वो 4 साल के थे तभी उनके जो है पिताजी की मृत्यु हो गई थी, है ना। एंड he left for London। उनके क्रिएशन के बारे में बात करें तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई और बहुत सारे ढेर सारे, जैसे प्रीवियस जो है जब इस सिलेबस के पहले जो है, अब तो 100 का इंग्लिश है, 100 का हिंदी है, पहले 150 का इंग्लिश हुआ करता था, जिसमें 50 के इंग्लिश में उनकी एक पोएम हम लोग पढ़ाते थे जिसका टाइटल था एको ना। उसके बाद सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, पिकॉक पाई, ये खास करके जो है बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रेन ज़्यादा जो है फेमस है। आपका एक क्वेश्चन बनता है इनके प्रोफाइल में, लाइफ प्रोफाइल के बारे में, कि वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस फॉर, यानी वो फेमस हैं तो क्यों हैं। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि वो चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए ज़्यादा फेमस हैं, बच्चों के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा, फेरी टेल्स के बारे में, दैट जो भी हो, तो ये बच्चों के लिए जो है खासकर ज़्यादा फेमस थे ना। और फेमस हुए बच्चों के लिए, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन के लिए, पिकॉक पाई के लिए। 1953 में इनको ऑनर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो है सम्मान इनको 1953 में जो है, अभी जो वर्तमान इंग्लैंड की अभी भी महारानी वही है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इनके द्वारा इनको 1953 में जो है ये प्राइज़ दिया गया था ना, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट।
क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो अभी वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी है। और 2-4 दिन पहले जस्ट जो है इनके पति हस्बैंड जो हैं प्रिंस फिलिप जो है, जिनकी मृत्यु हुई है, जो एडनबर्ग का ड्यूक भी था, इनके हस्बैंड की मृत्यु हुई है। तो अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अभी वर्तमान में वही महारानी हैं, जिनके द्वारा जो है 53 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो है सम्मान मिला था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम जो आपको प्रेजेंट सिलेबस में 12th बिहार बोर्ड में जो दिया गया है, शीर्षक टाइटल जो है एन एपिटाफ, बहुत ही छोटी जो है 2, 4, 6, 7 जो है लाइंस का जो वर्स है। और इसमें आखिर इसका थीम ना, इसका जो मेन जो मोटो है, ये जो पोएम्स जो है इसका क्या है, हम इस पे डिस्कस करेंगे बड़े ही डेप्थ में जाकर। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एन एपिटाफ। एपिटाफ होता क्या है? तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में लोगों को जला दिया जाता है शमशान घाट में ले जाकर, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे, उसको ताबूत में रख के कॉफिन में लाश को, डेड बॉडी को, और उसको दफना दिया जाता है ना, फिल्म में देखे होंगे आप लोग। और ठीक उस पे जो है एक सिलाब टाइप का जो है बना दिया जाता है ना, उस पर लिख जाता है नेम, जॉन, डेविड, जो भी है जो मरा है, नीचे डेट ऑफ बर्थ, कब मरा ना, और अगर वो अच्छा है या बुरा इंसान जो भी है तो उसमें 1-2 लाइन कमेंट करके लिख दिया जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, यानी एपिटाफ को हिंदी में कह सकते हैं शिलालेख या स्मृति लेख, या अ टॉम्ब ना ऑन द ग्रेव, इंस्क्रिप्शन ना इन द मेमोरी ऑफ द डेड ना इज कॉल्ड एन एपिटाफ। यानी कब्र पे जो मरे हुए व्यक्ति की याद में जो है शिलालेख पे जो भी बातें लिखी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिटाफ ना। देखें एपिटाफ आप लोग क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई में या मुस्लिम में जो है ये सब ज़्यादा होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए ताजमहल, ताजमहल के अंदर जो है, आगरा में जाइएगा जब, तो ताजमहल के अंदर दोनों का वही है कब्र बना हुआ अंदर में, दोनों का साथे साथ जो है। तो हम कह सकते हैं ताजमहल भी जो है एपिटाफ का ही रूप है, ताजमहल को भी कह सकते हैं। तो एपिटाफ जो है ना, किसी की कब्र पे जो है शिलालेख, स्मृति लेख के रूप में एक टॉम्ब में जो बातें लिखी होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एपिटाफ। अब ये जो 7 लाइंस का जो वर्स है, पोएम है, ये इस पोएम में जिस लेडी की चर्चा होगी या हुई है, उसी के कब्र पे जो टॉम्ब है ना, उसी पे जो है ये 7 लाइंस जो है, 7 लाइंस लिखा हुआ था। अब ये 7 लाइंस जो है, छोटी सी जो पोएम है, इसमें आखिर क्या है? तो इसके पहले जो है हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट थिंग बता दें कि क्रिटिक जो होते हैं, समालोचक और हिस्टोरियन, दोनों का नज़रिया अलग अलग होता है। आई मीन क्रिटिक, अब जैसे किसी पोएम को 2, 3, 4, 5 क्रिटिक्स जो है अपने अपने ढंग से क्रिटिसाइज करें तो निगेटिव पॉजिटिव सारी बातें निकल के आती हैं। इसमें जो लेडी है इस पोएम में, कोई क्रिटिक कह रहा है कि उनकी प्रेमिका थी, कोई कह रहा है उनकी पत्नी थी, कोई कह रहा है उनका रिलेटिव था, क्लोज रिलेशन में थे ना, कोई ये भी कह रहा है कि कभी जो वाल्टर डिलामेयर जो है, मतलब एक समय किसी लड़की से बेइंतहा जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन वो लड़की जो है इनको धोखा दे दिए। इन्हीं को नहीं, पोइट को नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों को जो है ये लड़की धोखा दे चुकी थी। तो उसके मरने के बाद जो है ना, मरने के बाद कभी वाल्टर डिलामेयर उसके कब्र के नज़दीक जाकर, ठीक है, रो रहे हैं। आई मीन द पोइट ना इज वीपिंग बिहाइंड द ग्रेव ऑफ दिस लेडी। अब भाई रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं ना? तो अब देखिए ओपनिंग लाइन इस पोएम का, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब कभी कब्र के नज़दीक जो है, जो बैठ के जो रो रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं उसके मरने के बाद, उसमें पहला जो उसके टॉम्ब पे लिखा हुआ है, कब्र पे, एपिटाफ पे, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कह रहे हैं कि इस कब्र के अंदर
इस ग्रेव के अंदर जो है जो लेडी लेटी हुई है ना कब्र के अंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ना। अब यहाँ लेडी का नाम जो है इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कभी वाल्टर डिलामेयर साहब, सिर्फ उन्होंने लेडी कह के संबोधित किया है ना, और वो भी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी उस कब्र के अंदर जो लेडी लेटी हुई है महिला, जो वाल्टर डिलामेयर के बिलवेड लव बर्ड के रूप में भी कह सकते हैं ना, या क्लोज रिलेशन में थे, उनको जानते थे। तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी वो बहुत ही सुंदर महिला थी जो कब्र के अंदर लेटी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि पोइट्री जो होते हैं उसके कई फॉर्म्स होते हैं, लिरिक ना, ओड, सोनेट, एलेजी। तो एलेजी जो है, आप कभी जो कब्र के इस लेडी के कब्र के बगल में जो है बैठ के जो रो रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन से ये भी क्लियर होता है कि ये लाइन ये भी इंडिकेट करता है जस्ट लाइक एलेजी। एलेजी का मतलब होता है ELEGY स्पेलिंग। एलेजी का मतलब शोक गीत। जब आपका जो क्लोज जो रिलेटिव हो ना, सबसे ज़्यादा जो लगाव जिससे हो आपके जीवन में, आपके संबंधियों के बीच जिससे ज़्यादा आप लगाव करते हो, अगर वो मर जाए, मरने के बाद जो आप शोक प्रकट कीजिएगा शब्दों में ना, उसी को हम कहते हैं एलेजी, शोक गीत। मुझे याद है ये अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनको जब गोली मारी गई थी 1865 में, तो अमेरिका के जाने माने पोइट हैं वाल्ट व्हिटमैन, जिसका पोएम मैंने आपको पढ़ाया भी था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वाल्ट व्हिटमैन ना और रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिका के जाने माने पोइट्स हैं। तो जब उनको गोली मारी गई थी अब्राहम लिंकन को, तो उन्होंने एक एलेजी लिखा था। उस कविता का शीर्षक था ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी अब्राहम लिंकन को कैप्टन के रूप में दर्शाया गया कि सारे अमेरिका वासियों को जो है उस जहाज़ पे, यानी गुलामी प्रथा को, स्लेव सिस्टम को जो है उन्होंने ख़त्म किया था अब्राहम लिंकन ने, इसलिए उनको गोली मारी गई थी। सारे गुलामों को जो है वो समुद्र पार, यानी कैप्टन के रूप में नाव पे हैं, उसको ले जा रहे हैं, यानी स्वतंत्र कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं ना। और उसी जहाज़ पे जो है उनको गोली मारी गई। ऐसा उस कविता में जो है वर्णन किया गया है। मैंने जस्ट लाइक एलेजी था वो, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इस लाइन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं एलेजी की झलक भी इस कविता में है। अब भाई कवि का अपना बिलवेड प्रेमिका थी ना, बहुत ही खास क्लोज रिलेशन में थे, और कब्र पे जाके ना वहाँ पे विलाप करना, रोना ना, इस बात को इंडिकेट करता है कि वो शोक व्यक्त कर रहे हैं ना। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ इस कब्र के अंदर जो महिला लेटी हुई है, जो लेडी लेटी हुई है ना आफ्टर डेथ ना, वो बहुत ही सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल थी। अगला लाइन देखिए, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट्स। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, दिस इज अ फ्रेज। ये फ्रेज के रूप में, एडम फ्रेज के रूप में है ना, आई मीन फेथलेस, जिसको हम लोग कहते हैं बेवफा, धोखेबाज ना। कभी लिख रहे हैं वाल्टर डिलामेयर, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। अब आपको एक बात तो जानकारी होगी ही कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि का जो इमेजिनेशन, जो पावर होता है, वो काफ़ी जो है विस्तारित होता है ना। अब देखिए, किसी भी कवि के जीवन में, चाहे वो ट्रेजिक हो या कॉमिक हो, जिस टाइप का हो, सुखांत दुखांत, उनके जीवन में जो बीतता है ना, खास करके उनका जो अनुभव होता है अपने जीवन का, वही जो है वो पोयम में दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कवि वाल्टर डिलामेयर साहब कि वो फेथलेस थी। वो जो लेडी जो कब्र में लेटी हुई है, सुंदर तो है ही, बहुत काफ़ी सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, चार्मिंग,
लेकिन उनको धोखेबाज भी कह रहे हैं कवि कि धोखेबाज थी, फेथलेस थी। अब यहाँ फेथलेस, धोखेबाज का जो प्रयोग हुआ है, तो इससे एक बात निकल के बाहर आती है कि इनकी जो प्रेमिका थी, जो महिला जो मरी है, उनसे बेइंतहा मोहब्बत तो करते ही थे लीला मेहर साहब, और इनको धोखा मिला था, प्यार में धोखा मिला था ना। इस लाइन से जो है ये बातें जो है निकल कर बाहर आती है कि उनको धोखेबाज कह रहे हैं, फेथलेस। अब आपके लाइफ में कभी ऐसी घटना घटे कि आप किसी से ज़्यादा, किसी लड़की से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कभी धोखा दे दे ना, और आप ही को नहीं बल्कि कई लोगों को जो है वो धोखा दे चुकी हो, तो आपके जीवन में मरते दम तक उसको भूल नहीं सकते हैं। जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको भी, और जिससे आपको धोखा मिले उसको भी, यानी दोनों को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो कभी देखिए उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी की जो है प्रशंसा भी कर रहे हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, लेकिन धोखेबाज थी ना, यानी फेथलेस थी। अब पता नहीं कभी को धोखा मिला होगा ना, सुने होंगे कभी कभी हिंदी कविता ही जो है गाने का रूप धारण करती है। एक लाइन सुने होंगे, धोखा ना, धोखा प्यार के ये धोखे ना, मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के ना, किसी से कोई प्यार ना करे ना। तो वो लाइन जो है इस पे सटीक बैठता है कि आफ्टर जो डेथ जो है उस महिला की, कभी उनके लिए एक मोस्ट ब्यूटीफुल शब्द का अगर प्रयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव उनकी क्वालिटी का, तो उसकी डिसक्वालिटी का भी परिचय दे रहे हैं कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट, वो महिला थी धोखेबाज, उनको धोखा मिला था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी वाल्टर लीला मेहर साहब ना, उसे कब्र पे एपिटाफ पे जो लाइन लिखा हुआ है उसमें थर्ड लाइन में कह रहे हैं कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ कि ये जो महिला जो कब्र के अंदर है लेटी हुई, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही यानी सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी थी, सबसे ज़्यादा ना। ऐसा होता है कि प्यार जो है वो सूरत से नहीं, कभी कभी सीरत से ना होती है। जैसे किसी के पास ज़्यादा गुण हो ना, किसी के पास ज़्यादा ज्ञान हो ना, आई मीन सूरत जो है वो अट्रैक्शन है प्यार में, लेकिन कहीं न कहीं अगर रियलिटी दुनिया में अगर आप आइएगा, वास्तविकता दुनिया में, तो प्यार के लिए जो है सूरत कोई मायने नहीं रखता है। सूरत बस एक अट्रैक्शन है ना। इस दुनिया में वीर धीर ना, सुंदरता, सेलिब्रिटीज़ की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं ये धरती ना। एक समय था जब हेलेना नाम की जो है खूबसूरत महिला, उसके लिए तो 2 देश के राजा ने युद्ध तक कर लिया था उसको पाने के लिए ना। लेकिन कभी कभी सुंदरता जो है जिसके पास है, जो उसको पाया है, दोनों के लिए जो है कर्ज अभिशाप साबित हो जाते हैं ना। इसलिए कहा गया है कि एक्सेस इज बैड थिंग, अति जो है, काफ़ी अति, वो कहीं न कहीं जो है नुकसानदेह होते हैं ना। खैर छोड़िए, तो कभी का जो थर्ड लाइन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कभी सोचते हैं कि वो बहुत ही सबसे ज़्यादा सुंदर महिला थी जो कब्र के अंदर लेटी हुई है, और वो फेथलेस भी थी। ऐसा लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट का फ्रेज का प्रयोग हुआ है, फेथलेस भी थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। अब देखिए कभी कह रहे हैं कि दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। अब ये जो वेस्ट कंट्री की चर्चा हुई है, यानी पश्चिम में जितने भी देश हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जो भी है, पश्चिम में जितने भी देश हैं, सारे देशों में से सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट ब्यूटीफुल कह रहे हैं लेडी थी वो, सबसे ज़्यादा ना। एक हिंदी में सुने होंगे आप लोग, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है ना।
हमारे कवि विद्यापति का जो है कथन है ना, अगर आपको जिससे प्यार हो जाए ना तो वो आपको सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरत दिखती है, ऐसा बाय नेचुरल ऐसा होता है। तो कवि 4th लाइन में लिख रहे हैं कि दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मोस्ट ब्यूटीफुल तो थी ही, और पूरे वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, इसके जैसे दूसरा कोई नहीं था। बताइए 5वां लाइन जो नेक्स्ट लाइन है, इसमें एक फिलॉसफी है कवि का कि बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी खाली जगह। कभी कभी कविता का जो है एक लाइन जो है शब्द आपको ब्लैंक करके देगा, उसमें 4 मल्टीपल जो ऑप्शन है वो देंगे। तो देखिए कभी कभी लाइन भी जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, वहाँ पासेस जो शब्द को उड़ा दिया गया, ब्लैंक करके पूछा गया था। अब इसमें एक फिलॉसफी ये है कि ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में कवि ने यहाँ मतलब अपना मत जो है क्या रखा है, ब्यूटी के बारे में क्या कहा है कि ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। सुंदरता, ब्यूटी, यूथनेस जो जवानी होती है, बुढ़ापा ओल्डनेस जो होती है ना, उसके बाद बचपन चाइल्डहुड, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में, और इसका टाइम जो है एक लिमिट होता है, कम समय के लिए ना। इसलिए कहा गया है कि जवानी, सुंदरता, इस सब पे घमंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा ना लॉन्ग लाइफ जो है टर्म नहीं होता है, बहुत शॉर्ट टाइमिंग के लिए होता है। इस पे एक कहानी याद आ रही है मुझे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के बाद दूसरे हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, उनका एक ड्रामा था जो जिसका टाइटल था पिगमेलियन। उसमें साइप्रस का एक राजा जो है वो he was fond of making statues ना, he had his own studio, यानी उसका एक अपना स्टूडियो था राजा का, और उसमें वो मूर्ति बनाया करते थे ना, हमेशा जो है हथौड़ा छेनीले के जो है मूर्ति का आकार रूप दिया करते थे, यानी शौकीन थे राजा। एक दिन क्या इंसिडेंट घटती है कि उसी स्टूडियो में जो है उन्होंने एक खूबसूरत महिला का जो है मूर्ति बनाया, और वो तो निर्जीव थी, नॉन लिविंग, लेकिन उस मूर्ति को देखने के बाद इतनी खूबसूरत महिला की मूर्ति थी, औरत की, उस राजा को उससे प्यार हो जाता है। ही वाज फॉल इन विथ दैट स्टैच्यू। अब राजा सोचने लगता है कि काश इसमें जान आ जाती, आत्मा आ जाती, तो मैं इसी से शादी कर लेता। तो उन्होंने प्रे किया ना, गॉडेज ऑफ लव। वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में जो है लव की जो देवी है उसको हम लोग वीनस कहते हैं, VENUS। तो वीनस जो है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में पावर के लिए जो डिपार्टमेंट है वो बजरंगबली हैं ना, धन के लिए लक्ष्मी जी हैं, ज्ञान के लिए सरस्वती जी हैं, तो उसी प्रकार जो है वहाँ भी क्रिश्चियन धर्म में ऐसे ही जो है डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो वो लव का जो देवी है, जैसे हमारे यहाँ लव का माना जाए तो कामदेव को माना जाता है ना, तो वीनस जो है देवी, गॉडेज ऑफ लव, उनको प्रे करते हैं राजा, किंग जो है, कि इसमें जो है आत्मा डाल दीजिए, जान डाल दीजिए, और उनके प्रे को जो एक्सेप्ट किया जाता है, जो देवी वीनस हैं वो उसमें प्राण डाल देती है। अब उस मूर्ति में जान आने के बाद वो अब सजीव लिविंग थिंग हो जाती है, तो उस महिला जो है राजा जो है शादी कर लेते हैं। अब देखिए शादी करने के बाद उसके साथ रहना शुरू करते हैं राजा। कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, अब वो खूबसूरत महिला जो थी जिसे शादी जो राजा किए थे प्राण आने के बाद, वो अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी, आंखें अंदर धंसना, बाल पकना ना, झुर्रियाँ निकल जाना चमड़े जो है शरीर की। अब राजा इस बात को लेकर चिंतित हुए कि भाई ये अब तो वैसी खूबसूरत महिला रही नहीं। अब उसको राजा चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी, उसको हथौड़ी छेनी लेके तो अब ठीक तो कर नहीं सकते, क्योंकि सजीव है। अब आप जैसे हम लोग, आप लोग जैसे जवानी में है, यूथनेस में, तो आप लोग बुढ़ापा तो निश्चित है आएगा ही, तो आप उसको थोड़ी जो है मेकअप, कितना भी मेकअप कर लें या कुछ भी, तो आप जवानी में आ नहीं सकते हैं। तो वो राजा जो है
उस महिला को चाह कर भी जो है पहले जैसा नहीं बना पाता है। तो यहाँ जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने इस बात की हमें जो है एक फिलॉसफी लॉजिक पेश किया कि सुंदरता जो है सजीव में, जो हम लोगों में पाए जाते हैं मनुष्य में, वो ज़्यादा दिन तक, जवानी, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। इसका एक शॉर्ट टाइम जो है, लिमिटेड टाइम होता है ना। अब यहाँ कवि कह रहे हैं वॉल्टर डिलामेयर साहब कि ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। सुंदरता गायब हो जाती है, वेनिस हो जाती है, ब्यूटी पासेस, ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है ना। गोरे रंग पे इतना गुमान न कर ना, गोरा रंग तो गोरिया ढल जाएगा ना। तो ये जो गोरा रंग, सुंदरता जो है वो ज़्यादा दिनों तक रहने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता ना, इन चीज़ों में जो है एक शॉर्ट टाइमिंग के लिए होती है और इस पे ज़्यादा प्राउडनेस जो होती है, घमंड जो होता है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कवि जो है 5th लाइन में जो है हमें एक मैसेज देते हैं कि ब्यूटी जो है ना, इसका एक अपना टाइमिंग होता है, शॉर्ट टाइम, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। वो वेनिस हो जाता है, गायब हो जाती है, पासेस गुजर जाती है, समाप्त हो जाती है। हम चाह के भी उसको वापस नहीं ला सकते हैं ना। दुनिया में वीर, धीर, सुंदरता जितने भी थे फेमस, वो सब इतिहास के पन्नों में जो है सिमटे हुए हैं, लिखे हुए हैं। बस उसको लोग याद करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं ना। लेकिन चाह के भी वैसा जो है रिटर्न जो है, फिर रीबैक जो है उसको लाया नहीं जा सकता है। कभी आगे लिख रहे हैं कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जिंदा जब थी लेडी तो उसके एक झलक पाने के लिए, उसकी सुंदरता कि एक झलक पाने के लिए लोग उसकी गली के चारों ओर चक्कर काटते थे कि एक झलक मिल जाए ना। लेकिन कभी यहाँ इस बात के लिए चिंतित है कि मरने के बाद जो कब्र में जो जब उसको दफनाया गया तो उस कब्र के जो रास्ते हैं, उस रास्ते से लोग पासरबाई जो है जा आ रहे हैं, लेकिन उस कब्र पे जो है एक झलक देखता भी नहीं है। लेकिन जिंदा में उसकी झलक पाने के लिए उसके चारों ओर चक्कर काटा करते थे। तो कभी इस बात के लिए चिंतित भी है कि मैं अभी इसे याद कर रहा हूँ, इस महिला को, इस धोखेबाज महिला को ना। लेकिन आफ्टर माय डेथ कह रहे हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, यानी क्रम्बल मीन्स डाई, मरना, हु विल रिमेंबर। कह रहा है कि मैं अभी जीवित हूँ, बुढ़ापे एज में आ गया हूँ, तो मैं इसे याद कर रहा हूँ कब्र के बगल में बैठकर। लेकिन जब मैं मर जाऊँ, व्हेन आई क्रम्बल, तो हु विल रिमेंबर, तो मेरे मरने के बाद इस महिला को कौन याद करेगी। इस बात के लिए भी कभी वॉल्टर डिलामेयर साहब चिंतित हैं कि मेरे मरने के बाद इस महिला को कौन याद करेगा ना। मैं जीवित हूँ, बुढ़ापे एज में हूँ, तो मैं इसे याद कर रहा हूँ, रो रहा हूँ इसे कब्र के बगल में बैठकर। लेकिन अगर मैं ही मर जाऊँ तो तब इसे कौन याद करेगा ना। ब्यूटी जब थी जिंदा में ना, तो लोग इसके चारों ओर जो है इर्द गिर्द जो है ना भ्रमण करते थे, इसकी सुंदरता को देखने के लिए, इसकी एक मुस्कान को देखने के लिए ना। मरने के बाद देखिए कोई इसके कब्र की तरफ जो है नज़र भी उठाकर नहीं देखता ना। तो हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर ना। तो कभी ये चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद इस महिला को कौन याद करेगी। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और अंतिम जो उस जो शिलाप पे जो है, शिलालेख पे जो एपिटाफ पे लिखा हुआ अंतिम लाइन जो है वो दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि वो महिला जो है किस कंट्री से बिलोंग करती थी, तो वेस्ट कंट्री से। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि वो महिला जो है, लेडी जो है, किस कंट्री से बिलोंग करती थी, तो वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश थे। आई मीन यूरोप महादेश ना, अमेरिका, इंग्लैंड जो भी है ना। कह रहे हैं कि ये जो महिला है पश्चिम देश की ना, खूबसूरत, काफ़ी सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल ना, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट ना, जिसे मैं जिंदा हूँ, जिसे मैंने बेइंतहा मोहब्बत किया, और मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों को इन्होंने धोखा भी दिया ना अपनी सुंदरता के बल पे। बाय
इट इज़ बट नेचुरल कि बहुत सारे फिलोसफर ने अपना मत भी दिया है कि जो ज़्यादा सुंदर होती है लड़की महिला वो धोखेबाज होती है। अब देखिए, आप माने या ना माने, वो अपना अपना फिलोसफर ना। अब जैसे फ्रांस के रूसो थे ना, तो रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया कि महिला को मत पढ़ाओ लिखाओ ना, महिला को जो है घर के इंटरटेनमेंट के लिए रखो, खाना बनाने के लिए रखो ना। तो बहुत सारे महिलाएं जो है उसको डंडे लेके जो है उसको खदेड़ना शुरू किए थे ना। लेकिन अभी जो है मॉडर्न एज में ऐसी बात नहीं है। अब पुरुष के मामले में जो है महिला ज़्यादा ना आगे हैं, 2 स्टेप आगे हैं हर क्षेत्र में ना, प्रत्येक जो है जोन में आगे हैं। अब इस बात को अब फिलोसफर का अपना मत था। जैसे मैंने एक कविता पढ़ाई थी आपको, टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की। उसमें भी अपना एक्सपीरियंस है कवि का कि जब दोनों जुदा हो रहे थे तो उनकी प्रेमिका जुदा होने देने रही थी, बहुत रो रही थी, सिसक रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। तो और वही जॉन डन साहब ने एक कविता लिखी थी कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ो। अब भाई गिरते हुए तारे को कौन पकड़ेगा भला। तो उन्होंने वहाँ ये इंडिकेट किया था कि जैसे गिरते हुए तारे को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी तरह लड़की पे जो है विश्वास किया नहीं जा सकता ना। अब उनका अपना मत था जॉन डन साहब का। बहुत सारे ऐसे कवि हैं अन्य अन्य भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी है, उसमें किसी ने अगर धोखा पाया तो लड़की को एज ए निगेटिव प्रस्तुत किया, अगर साथ मिला, वफाई हुई तो उन्होंने पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत किया। तो वो अपना अपना कवि का मत था, जिसे आप माने या ना माने ना, वो आपके जो है ऊपर डिपेंड, अपनी सोच के ऊपर जो डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं कि वो जो वेस्ट कंट्री की जो महिला थी जो कब्र के अंदर है, बहुत ही सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, बट लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट थी वो ना, फेथलेस थी। उसके बाद उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि ब्यूटी का जो है, उनके पास जो ब्यूटी थी ना, उसका उन्होंने दुरुपयोग भी किया उस महिला ने ना। यानी कभी तो कभी अन्य लोगों के लिए भी जो है वो धोखेबाज साबित हुई वो महिला ना। फिर भी जो है उस महिला को जो है वो याद करते हैं कभी ना, जो किसी समय उसके बिलवेड थी, बहुत क्लोज रिलेशन में थी, और उसे कब्र के बगल में जो बैठ के जो है रो भी रहे हैं, और ये भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा हूं तो इसे याद कर रहा हूं, अब मरने के बाद इसे कौन याद करेगा। ये भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ठीक है, तो इस कविता में हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कवि ने हमें ये मैसेज दिया इस कविता के माध्यम से कि ब्यूटी ना एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो वेनिस पासेस हो जाती है ना, उस पर घमंड नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा सुंदर अगर कोई है ना, रूपवान है, गुणवान है, या जवानी, बुढ़ापा, बचपन, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक में, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, और उस पर ज़्यादा घमंड भी नहीं करनी चाहिए। उसका दुरुपयोग जो है ना, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जो इस लेडी ने किया था कवि के साथ। ठीक है, तो ये एपिटाफ जो है कविता, आई होप आप जो है अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने जो है इसको समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आफ्टर रीडिंग जो है इस कविता से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको बिहार बोर्ड ने 1 नंबर के लिए ना रखा गया है, उसके बाद इसको लगभग 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में इसका समरी, सारांश, उसके बाद इसका जो लाइन है जो एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या, उसके लिए ना आपको एक्सप्लेनेटिव लाइन भी है, जैसे बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, इसको एक्सप्लेन कीजिए, या हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। माने इस कविता की जो पंक्ति आपको दिए जाएंगे, यानी वो पंक्ति कहाँ से लिए गए हैं, कौन लिखा है, उस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, वही एक्सप्लेन किया जाता है ना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी ना। ये 4 जो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, आपको इस चैप्टर से जो है तैयारी करनी है। तो इसका जो भी क्वेश्चन है वो अगले क्लास में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव, समरी की चर्चा करेंगे ना। आज यहीं तक जो है इसको आप लोग लाइन बाय लाइन चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए ना, कि आखिर ये कविता जो है एपिटाफ पे जो लिखा हुआ जो वर्स था, इसमें कवि जो है क्यों विलाप कर रहे थे ना, उस महिला के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहा ना,
ये सब जो है आपको जानना है। तो आज यहीं तक ना, नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन के साथ जो है प्रस्तुत होंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय ना।